दोस्तों नमस्कार। आज अगर मेरी ये रील या ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। बहुत ही डिफरेंट मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ डिस्कशन थी किसी फ्रेंड के साथ, फ़ौरन से फ़ोन आया। बहस हो गई उस मुद्दे पे। मुद्दा क्या था कि पंजाब के जो लोग हैं, स्पेशली रूरल एरिया में, ये आरएसएस को पसंद क्यों नहीं करते? राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो संघ है, उसको पसंद क्यों नहीं करते? मतलब बात तो उसने बड़ा सवाल किया अजीब सा, कह रहा यार एक बात बताओ, आरएसएस को बने हुए लगभग वही टाइम हुआ है जब अकाली दल और श्रोमणी कमेटी होंद में आई थी। आरएसएस ने अपनी पकड़ इतनी इतनी मजबूत कर ली इस देश में कि इस वक्त लगभग आधे देश पे राज कर रही है। उन्होंने जो मिशन लिया था कि हिंदू जो है, हिंदू राज करेंगे इस देश के ऊपर और हम राज करेंगे इस देश के ऊपर, और वो कर रहे हैं। एक बहुत ही रैशनल कंज्यूमर के तौर पे, एक रैशनल वोटर के तौर पे, एक रैशनल इंडियंस के तौर पे, रैशनल का मतलब होता है बिना किसी पक्षपात के जो बात करता है। अब बात उसकी उसका सवाल था मेरे को, अच्छा सुखबीर बता कि ऐसा क्या हो गया हमारी संस्थाओं को कि हमने मिस कर दिया इस चीज को, और आज की डेट में हम सिर्फ क्रिटिसिज्म पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। आरएसएस को कंडेम करने पे हमारा ज्यादा जोर लग रहा है और हम अपनी गलतियों की सफाई पे हम कम जोर लगा रहे हैं। बात हुई तो मेरा ये तर्क है इस मसले पे कि पंजाब में बेसिकली ना जो मालवा बेल्ट है, इस मालवा बेल्ट में ज्यादातर कामरेडी कॉमरेड विचारधारा का बहुत ही ज्यादा जोर रहा है। सीपीआई, सीपीएम, वामपंथी ये बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं इस एरिया में। नक्सलाइट मूवमेंट भी इसी एरिया में रही है। तो ये बहुत बड़ी बेल्ट है और यहां से कम 40-50 सीटें आती है पंजाब की। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है या आलोचना है या विरोध है वो आरएसएस का ज्यादा है। अब आरएसएस क्योंकि बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि बीजेपी उस आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है देखा जाए। हम थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, इतिहास को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करते हैं कि अगर देखा जाए कायदे से तो जो खालसा पंथ की साजना हुई थी, गुरु गोबिंद सिंह जी का साथ जो दिया था वो मैक्सिमम हिंदुओं ने दिया था, मैक्सिमम। तो वहीं से खालसा पंथ की साजना हुई। लोगों ने अपना एक आस्था में, एक नई आस्था में विश्वास किया। लोगों को लगता था कि उस वक्त मुगलों का जो अत्याचार था वो एक्सट्रीम पे था। तो कोई ऐसे किसी गुरु की, कि ऐसी लीडर्स की तलाश थी जो कम से कम उनके जुल्मों को निजात दे पाए और जिनको हम टक्कर दे पाए। गुरु साहब चले गए, सिख कौम आगे बढ़ी, बहुत नुकसान हुआ। करते करते एक ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच गए जब महाराजा रणजीत सिंह का उदय हुआ। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर के ऊपर कब्जा किया। खालसा जो खालसा पंथ है, खालसा राज है, वो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर के ऊपर स्थापित किया। और 1849 तक, 1849 तक महाराजा रणजीत सिंह की डेथ जो थी वो 1838 में हो गई। और उसके बाद लगभग लगभग मान के चलो 10 साल उनके परिवार के आपसी घरेलू झगड़े चलते रहे। आखिरी जो रानी बची, महारानी जिंदा, और उनका जो बेटा था महाराजा दलीप सिंह, वो रहा। अंग्रेजों का कब्जा हो गया, 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुई, बहुत ज्यादा सिखों का नुकसान हुआ उसमें। और अल्टीमेटली पूरे का पूरा जो सिख सल्तनत थी, वो सिख राज था, वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। हमारे पास कोई राजा नहीं बचा। यहां से लेके 1849 से लेके अगर हम 1920 तक जाएं तो सिखों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत ही ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा। क्रिश्चियनिटी का भी जोर इसी साल में ज्यादा हुआ। बहुत सारे जो सिख सरदार थे, जहां सिख थे, अपनी जमीनें ना चली जाएं, अंग्रेज जमीनें ना हथिया लें, तो एक तरह से अंग्रेजों के साथ हो लिए। और 1920 में अकाली दल का जन्म हुआ।
जितने भी गुरुद्वारे थे हमारे पंजाब के, कब्जा हटवाया गया, कोशिश हुई, मोर्चे लगे, जीत हुई। श्रोमणी अकाली दल बना। श्रोमणी अकाली दल बनने के बाद अ, अ, हमारे जो सबसे हमारी सुप्रीम जिसको हम बोल सकते हैं हमारी संस्था, श्रोमणी कमेटी, वो होंद में आई। श्रोमणी कमेटी अमृतसर का सारा पूरी सिख जो सल्तनत है, पूरी सिख कौम है, पूरा सिख लिटरेचर है, पूरी सिख आइडियोलॉजी है, उनका एक सेंट्रलाइज्ड पावर होगी अकाल तख्त। और वहीं से बहुत अच्छे जो हमारे विद्वान थे, फिलोसोफर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने पूरी एफर्ट्स की और एक एफर्ट करके एक लाइन पे हम लोग चल पड़े। कम से कम हमारे पास दो संस्थाएं हैं, श्रोमणी अकाली दल जो कि हमारा पॉलिटिकल विंग है सिखों का, और दूसरा है श्रोमणी कमेटी जो कि रिलीजियस जितने भी मैटर्स होते हैं हमारे, वो सारे देखती है। 47 आया, बेशुमार नुकसान हुआ, स्पेशली सिखों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, हिंदुओं का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पंजाब का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बहुत बड़ा इलाका जो फैसलाबाद था, जिसको आज की डेट में जो फैसलाबाद है, जिसको लायलपुर कहा जाता है, वो हाथ से निकल गया। ननकाना साहब हाथ से निकल गया, लाहौर हाथ से निकल गया, बहुत कत्लो गारत हुई और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते तब तक कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी इंडिया में 1947 के बाद, क्योंकि एक पार्टी जो कि बनी थी देश को आजाद करवाने के लिए, अब वो पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पावर आ गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बहुत कट्टर हिंदू थे, देखा जाए कायदे से कश्मीरी हिंदू थे, और सत्ता हिंदुओं के पास आ गई, बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुरा है। सिखों को भी कुछ रिप्रेजेंटेशन मिल गई। बढ़ते 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 हिंदुओं को ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है ना, वो सही एक सही मानों में हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है। आरएसएस अग्रेसिव होती चली गई। आरएसएस ने अपना पॉलिटिकल विंग, पहले जनसंघ बना, बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। 2 सीटें जीती थी 1884 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में। अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले भी एमपी बन चुके हैं, बट भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद 2 सीटें जीती थी उन्होंने। धीरे 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 चलते चलते आज सोचो कि अब इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग कि भाई पंजाब को क्या प्रॉब्लम है। पूरे इंडिया में इस वक्त लगभग 2/3 इंडिया में बीजेपी का राज है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कोई बीट नहीं कर सकता बीजेपी को आज की डेट में। एटलीस्ट जीरो करप्शन पॉलिसी है उनकी, जीरो टॉलरेंस है। अगर ये ना होता सपोज, तो सेकंड और थर्ड टाइम कभी रिपीट ना कर पाते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रीजनल पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं इंडिया में। वन 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 करते करते सब रीजनल पार्टियां, अब रीजनल पार्टियों की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वो ये टॉपिक थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। रीजनल पार्टियां ही एक ऐसी पार्टीज हैं पूरे इंडिया में जिन्होंने सबसे ज्यादा नेशनलिज्म को कम किया। राष्ट्र की भावना को अगर किसी ने कम किया है, स्टेट की भावना को ज्यादा उजागर किया, वो रीजनल पार्टीज थी। अब जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर लो, 2 परिवारों का राज है। अब हरियाणा में आ जाओ, बहुत लंबा समय एक परिवार का राज रहा। अब पंजाब में आ जाओ, एक फैमिली का राज रहा। आप थोड़ा सा यूपी में चले जाओ, एक फैमिली का बहुत लंबा समय राज रहा। बिहार में लगभग 1990 के बाद बहुत लंबा समय एक फैमिली का राज रहा। थोड़ा सा और नीचे चले जाओ, महाराष्ट्र तक पहुंचते पहुंचते एक फैमिली का राज रहा। तमिलनाडु में चले जाओ, 2 फैमिलियों का राज है। तो ये जो पूरा इंडिया है ना, ये बेसिकली रीजनल पार्टियों ने कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़म लड़ाई कि वो सत्ता पे आते रहे। अब बीजेपी के आने के बाद और कांग्रेस, अभी 2 नेशनलिस्ट पार्टियां जो इंडिया में जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, 2, कांग्रेस और बीजेपी, अब वो सीधे सीधे आने वाले टाइम में टक्कर दिया करेंगी आपको, अपने आप को, दोनों को। रीजनल पार्टियों का कोई मतलब काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा दे रही है इंडिया में
कि रीजनल पार्टियों का जो रीजनल पार्टीज हैं वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, करप्शन जितनी उन्होंने की, परिवारों ने जितनी करप्शन की, बीजेपी के ऊपर पिछले 15 साल में कोई इल्जाम नहीं लगा। मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी पार्टी को प्रमोट करना। अब आते हैं मुद्दे पे, पंजाब पे बात, क्योंकि पंजाब से स्टार्ट हुई थी कि पंजाब में आरएसएस का विरोध इतना क्यों है। आरएसएस का देखो, मेरा ऐसा तर्क है, बीइंग अ रैशनल वोटर, बीइंग अ रैशनल पंजाबी, बीइंग अ रैशनल सिख, बीइंग अ रैशनल जट सिख, बीइंग अ इंडियन, के विरोध तो करो, डेफिनेटली विरोध होना जरूरी है। अगर वो गलत है, अगर कोई पार्टी गलत काम कर रही है, अगर कोई संस्थाएं गलत काम कर रही है, तो विरोध करना जरूरी है। बट हमारी संस्थाएं, अगर हम अपनी संस्थाओं को स्ट्रांग कर लें, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर सिचुएशन है एज कंपेयर टू हम सामने वाले को विरोध करें। आरएसएस का पंजाब में विरोध करके हम लोग बच नहीं सकते। रेदर देन हम अपनी संस्थाओं को स्ट्रांग करें, हम श्रोमणी अकाली दल को स्ट्रांग करें, श्रोमणी कमेटी को स्ट्रांग करें, कम से कम हमारी एक सिख यूनिवर्सिटी हो टॉप क्लास, जिसमें सिर्फ सिख बच्चों को एडमिशन मिले। बस जो सिख है, बात खत्म। चाहे वो सहजधारी सिख है, चाहे वो नॉन सहजधारी सिख है, सिख जो है उसको, उनके बच्चों को एडमिशन मिले। सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, इंजीनियरिंग में, बड़ी बड़ी जॉब पोस्टिंग्स में, इंटरनेशनल में और वेशभूषा में, वो संस्थाएं इतना काम करें कि हमें आरएसएस का विरोध करना ही ना पड़े। आरएसएस का विरोध करके हम ये तो शायद हम अपने मन को तो सेटिस्फाई कर लेंगे कि भाई वो एक हिंदू संस्था है, वो एक हिंदू संस्था है, पर इससे गुजारा नहीं होगा। गुजारा, अगर हम एज अ सिख, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा राज स्थापित रहे पंजाब में, तो मुझे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मुझे अपनी संस्थाओं को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मुझे विरोध करके मेरा गुजारा नहीं होगा किसी भी हालत में। विरोध मैं कर सकता हूं, मेरे पास पूरा राइट है। अब छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। 1884 सबसे ज्यादा सिखों का नुकसान हुआ। 1947 के बाद सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से सिख कौम का नुकसान हुआ। दरबार साहब पे हमला हुआ, एक ही पार्टी का राज था तब, उस पार्टी का भी बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद का 10 साल और पंजाब का नुकसान हुआ। कमाल की बात ये देखो, वो पार्टी सत्ता में आ गई, उसके बाद वो 3 बार सत्ता में आई, उसमें तकरीबन वो पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। तो फिर आरएसएस का विरोध क्यों, मुझे ये समझ नहीं आती आज तक। हम अपने आप को अच्छा बनाएं, हम अपने आप को अच्छा बनाएं, विरोध करके हम अपनी कमजोरियों को छुपाएं ना। वी आर द गुड, वी आर एक्सीलेंट, हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, हमारे पास लिटरेचर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमी नहीं है। कॉमरेडी विचारधारा लगभग पंजाब खत्म कर चुका है इस चीज को, ऑलमोस्ट फिनिश्ड है पंजाब में। विरोध करके किसी चीज का हल नहीं है। हल है ग्रोथ में, हल है डेवलपमेंट में। अगर वो डेवलपमेंट एक पार्टी दे सकती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो डेफिनेटली उस पार्टी के साथ जाना चाहिए। अगर कोई धार्मिक संस्था का विरोध करना है, आप दबा के करो, बिल्कुल करो। अगर आपका कोई लग रहा है आपको कोई नुकसान कर रही है वो, बट अपने आप को मजबूत पहले करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।